नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की किताब से पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। तो सबसे पहले हम विराम चिन्ह का अर्थ जानते हैं कि विराम चिन्ह है क्या। चिन्ह का मतलब आप जानते ही हैं, निशान या कोई प्रतीक। और विराम का मतलब होता है रुकना, कि जहाँ हम रुकने के लिए कोई चिन्ह लगाते हैं वो विराम चिन्ह कहलाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत आपका जो पाठ्यक्रम है, आपकी किताब का जो पाठ्यक्रम है, उसमें आपको 12 प्रकार के विराम चिन्ह पढ़ने हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग हम जैसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते समय हमें किसी बात में कितना ठहराव चाहिए, कितना रुकना होता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं या फिर अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह का मूल अर्थ ही है कि हम चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, उसको पढ़ते समय हमें कहाँ अपने वाणी में उतार चढ़ाव करना है, कहाँ कब कितना रुकना है, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना होता है, या उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं सब बातों को स्पष्ट करने के लिए हम विराम चिन्हों को पढ़ते भी हैं, और विराम चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ कब कैसे करेंगे वही इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने शीर्षक पर चलते हैं कि विराम चिन्ह क्या है। पाठ है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान या प्रतीक, आपको बताया ही है। तो विराम आपके शीर्षक का ये अर्थ है कि जहाँ हमें किसी चिन्ह को दर्शाने के लिए या किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, किसी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह की परिभाषा हो जाएगी। ये है परिभाषा। वे संकेत चिन्ह, वे संकेत चिन्ह जो हमें यह बताते हैं कि किसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय हमें कहाँ और कितनी देर रुकना है, ये तो विराम चिन्ह की परिभाषा है। हमने आपको पहले भी बताया कि आपके पाठ्यक्रम में 12 विराम चिन्हों को दिया गया है जो आपको पढ़ना है। श्री कामता गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है।
20 मानी गई है। किसके अनुसार? श्री कामता गुरु के अनुसार। उन्होंने हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। लेकिन हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलेंगे और आपके पाठ्यक्रम में जो 12 विराम चिन्ह दिए गए हैं उन्हीं का जिक्र हम वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है कि विराम चिन्ह के प्रकार। पहले हम इनके नाम लिखेंगे, फिर बारी बारी से एक एक विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। विराम चिन्हों के नाम और उनके निशान। पहला है पूर्ण विराम। इसका चिन्ह है। दूसरा है अल्प विराम। इसका चिन्ह है। तीसरा है अर्धविराम। इसका चिन्ह है। चौथा है प्रश्नवाचक विराम। इसका चिन्ह है। पांचवा है योजक चिन्ह। इसका चिन्ह है। छठवां है विस्मयादि बोधक। इसका चिन्ह है। सातवां है निर्देशक चिन्ह। इसका निशान है। आठवां है विवरण चिन्ह। इसका निशान है। इसका निशान। नौवां है उद्धरण चिन्ह। इसका निशान ये है और एक ये है। 10वां है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह। इसका निशान है। 11वां है लाघव चिन्ह। वह है हंस पद। इसका निशान है। ये 12 चिन्ह आपके पाठ्यक्रम के हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्धविराम, चौथा है प्रश्नवाचक विराम, पांचवा है योजक चिन्ह, छठवां है विस्मयादि बोधक चिन्ह, सातवां है निर्देशक चिन्ह, आठवां है विवरण चिन्ह, नौवां है उद्धरण चिन्ह, 10वां है कोष्ठक चिन्ह, 11वां है लाघव चिन्ह और 12वां है हंस पद चिन्ह। अब हम बारी बारी से एक एक के बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह के प्रकार। पहला है पूर्ण विराम।
यह चिन्ह वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में नहीं लगाया जाता। पूर्ण विराम, पूर्ण मतलब है पूरा और विराम मतलब है रुकना, यानी जहाँ पूरी तरह से रुकना हो वहीं पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यह चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, यानी जहाँ हमारा एक वाक्य पूरी तरह से पूरा हो जाता है या खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है वहीं हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निशान आपको बताया ही था, यहाँ भी फिर से कर देते हैं निशान कि इसका जो चिन्ह है एक छोटी सी खड़ी पाई। ये प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता? इसका प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में जहाँ पे प्रश्नवाचक सूचक शब्द हों जिस वाक्य में, उस वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझिए कि कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, आज तेज धूप निकली है। अब हमारा वाक्य यहाँ पूरा हो गया कि आज क्या है? आज तेज धूप निकली है। वाक्य की समाप्ति पर हमने क्या कर दिया? पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। दूसरा, जैसे एक राजा था, हमारा वाक्य पूरा हो गया। कौन था? एक राजा था। तो जहाँ वाक्य हमारा पूरा हो जाए वहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। दूसरा है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा और विराम का अर्थ वही है, यानी रुकना। जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना हो, जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना हो वहाँ हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपको बताया भी था, इस छोटे से चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। कहाँ करते हैं? जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना होता है, अर्थात जहाँ हमें थोड़ी देर ही रुकना होता है वहाँ हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन आदि। हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी। तो जब हम ऐसे नाम लेते हैं
तो हमें थोड़ा ही रुकना होता है। क्यों रुकना होता है? क्योंकि एक नाम के बाद हमें दूसरा नाम लेना है और वहाँ उनको स्पष्ट करना होता है कि गंगा एक अलग नाम है, यमुना एक अलग नाम है, गोदावरी एक अलग नाम है, सरस्वती एक अलग नाम है। तो उनके नाम को स्पष्ट करने के लिए जो थोड़ी देर हम रुकते हैं और इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वही चिन्ह कहलाता है अल्प विराम चिन्ह। अब ऐसा नहीं है कि हमें कह दिया जाए कोई नाम बताने के लिए कि जैसे 2-3 नाम बताइए, एक साथ नदियों के नाम बताइए, तो हम ऐसे नहीं कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी। नहीं, हम एक एक करके क्रम से बताते हैं कि जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, तो बीच में हम ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते चलते हैं, तो वो कहलाता है अल्प विराम चिन्ह। है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध मतलब होता है आधा, यानी हमें अल्प मतलब था थोड़ा, लेकिन अर्ध मतलब आधा। इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर रुकना होगा। तो ऐसे विराम चिन्ह जो होते हैं वो अर्ध विराम चिन्ह कहलाते हैं। इसका निशान है जहाँ अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम से अधिक, किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, रुकना होता है वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत समझाया। अब ये देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया, यहाँ ये वाक्य भी स्पष्ट नहीं हो रहा है किसका क्या भाव है या किसका क्या अर्थ है। तो जब हम दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे, वहाँ पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, पर वह नहीं माना। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। अब यहाँ हमें कुछ रुकना है। अब राम श्याम इतना ही नहीं कहना है, मैंने उसे बहुत समझाया। समझाया पे ज़्यादा देर का ठहराव है। फिर इसके बाद हमने अपनी अगली बात कही, पर वह नहीं माना। तो यहाँ हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अर्थात जहाँ दो उपवाक्यों का, ये आपके समझने के लिए है, दो उपवाक्यों का आपस में संबंध हो, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। एक बार पुनः देखिए कि पूर्ण विराम, पूर्ण यानी पूरा, जहाँ पूरी तरह से रुकना हो, तो इस चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य की समाप्ति पर ही करते हैं। इसमें एक निषेध है कि यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। इसमें कौन सा चिन्ह लगता है? जब प्रश्नवाचक की बारी आएगी तब हम आपको बताएंगे। दूसरा है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, ठहराव, यानी जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना हो। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव, उससे पहले अल्प लगा हुआ है, यानी जहाँ हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें एक साथ कई चीज़ें बतानी होती हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा रुकते हैं। आपको एग्जाम्पल हमने बताया, जैसे कक्षा में कई छात्र हैं, हमें 2-3 के नाम बताने हैं तो हमको वहाँ थोड़ा थोड़ा रुकना होता है। हम एक साथ तीनों नाम नहीं लेते हैं। एक साथ तीनों नाम लेने से अर्थ अस्पष्ट ही नहीं होता है, तो इसलिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अर्ध विराम। अर्ध मतलब होता है आधा। हमें इसमें अल्प विराम से ज़्यादा, अल्प विराम से ज़्यादा लेकिन पूर्ण विराम से कम बीच की स्थिति आ जाती है कि पूर्ण विराम कितना भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण विराम तो वाक्य की समाप्ति पर होता है। अल्प विराम भी नहीं है, क्योंकि अल्प विराम थोड़ा समय के लिए ही रुकना होता है। तो ये अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम जहाँ हमें रुकना होता है, या फिर आप यूँ स्पष्ट तरीके से समझें कि जहाँ दो उपवाक्यों का आपस में संबंध जोड़ना होता है वहाँ पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण मैंने दिया कि मैंने उसे बहुत समझाया, फिर आगे लिखा पर वह नहीं माना। तो ये क्या हो गया? आपका दो उपवाक्य हैं और दोनों को आपस में जोड़ना है, यानी मेरे बहुत समझाने के बावजूद भी वह माना नहीं। अगला है
चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका निशान है यह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे राम कहाँ गया। अब ये कहाँ शब्द जो है ये प्रश्नसूचक शब्द है। अब इसके अंतर्गत जैसे कहाँ, कब, कैसे, कितना, क्यों आदि ऐसे शब्द आए। जिस भी वाक्य के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। पांचवा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसका निशान है, योजक का मतलब होता है जोड़ना। इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में होता है। जैसे रात, रात युग्म का मतलब होता है जोड़ा। हमें पहले भी बताया आपको कि चाहे वो समानार्थी हो चाहे विपरीतार्थी हो, जैसे रात रात है या फिर रात दिन, जीवन मरण, ऐसे शब्दों में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छठवां है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका निशान है उल्टी आई, समझिए अंग्रेजी की आई में ये डॉट यानी बिंदी ऊपर होती है और विस्मयादि बोधक चिन्ह में नीचे हो जाती है। अंग्रेजी का आई है, बस उसे उल्टा बना दीजिए तो वो विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 तरह के वाक्य आते हैं, हर्ष, शोक, भय, घृणा, चारों में यही चिन्ह लगता है। वाक्य के भाव के आधार पर हम ये जानते हैं कि यह विस्मयादि बोधक के किस वर्ग के अंतर्गत आता है। हर्ष के अंतर्गत या शोक के, जैसे हाय मैं मर गई, हाय में भी यही निशान है। वाह तुम जीत गए, यही निशान है। छी बहुत गंदा है, वही निशान है। लेकिन भाव तीनों वाक्यों के अलग अलग हैं। हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय
आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों तथा वाक्यों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है जैसे ओह कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। दूसरा, जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये वाक्य के बाद भी हैं। तो सबसे पहला आपने विराम चिन्ह पढ़ा पूर्ण विराम की, यानी जिसमें हमें पूरी तरह से रुकना होता है। पूर्ण विराम का मतलब है कि वाक्य की समाप्ति पर जो लगाया जाता है, बट उसमें आपको बताया गया है कि प्रश्नवाचक वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा आपको बताया गया अल्प विराम चिन्ह। अल्प मतलब है थोड़ा, यानी जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना हो, जहाँ हमें कई चीज़ों को एक साथ बताना होता है तो हम थोड़ा थोड़ा रुक के बताते हैं, वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा आपने पढ़ा अर्ध विराम। अर्ध का मतलब होता है आधा, जहाँ हमें अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना होता है, वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। चौथा आपने पढ़ा प्रश्नवाचक, यानी जिस वाक्य में हमें प्रश्न पूछने का भाव पता चलता हो, वहाँ हम उस वाक्य की समाप्ति पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ये वाक्य में शब्द आ जाते हैं तो वो वाक्य प्रश्नवाचक कहलाता है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि ये शब्द नहीं आते हैं फिर भी वाक्य का भाव नकारात्मक ही होता है, वहाँ भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा आपने पढ़ा योजक चिन्ह। योजक का मतलब ही होता है जोड़ना, जहाँ दो उपवाक्यों का हम आपस में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद छठवां आपने पढ़ा विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसमें आपको बताया गया कि विशेष रूप से इसमें 4 होते हैं, हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय भी है, उसमें भी आप इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य के भाव के आधार पे हम ये स्पष्ट करते हैं कि ये हर्ष का वाक्य है या शोक का है कि भय का है कि घृणा का है, विस्मय का है, आदि बातें हम इसके अंतर्गत जानते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए जो 6 भाग और हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।